ओके। अब हम भारत में मेडिसिन पर चर्चा करेंगे। जब हम मेडिसिन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही मॉडर्न, एक स्टेरलाइज्ड इमेज आती है। सफेद कोट, बड़ी बड़ी मशीनें। हाँ बिल्कुल, एमआरआई मशीनें, छोटी छोटी दवाइयाँ। लेकिन हमारे सोर्सेज जो कहानी बताते हैं वो हजारों साल पुरानी है, और उसकी शुरुआत किसी लैब में नहीं बल्कि देवताओं की दुनिया में हुई थी। ये बहुत फैसिनेटिंग है ना? ये एक ऐसी यात्रा है जो जादू टोने से शुरू होकर दुनिया की सबसे एडवांस सर्जिकल टेक्निकों तक पहुंचती है। तो सवाल यह है कि ये सफर तय कैसे हुआ। चलिए इसी को जरा समझते हैं। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत होती है वैदिक काल से, और वहां हमारे सोर्सेज अश्विनी कुमारों का जिक्र करते हैं। अश्विनी कुमार? हाँ, और ये कोई आम वैद्य या हकीम नहीं थे। इन्हें डिवाइन हीलर्स का दर्जा मिला हुआ था। डिवाइन हीलर्स मतलब दिव्य चिकित्सक? एग्जैक्टली। सोचिए, एक समाज अपने डॉक्टर्स को भगवान मान रहा है। ये दिखाता है कि उनके लिए स्वास्थ्य और जीवन बचाना कितना पवित्र काम था। ये कोई प्रोफेशन नहीं, एक तरह की पूजा थी। और ये सिर्फ एक दो प्रैक्टिशनर्स की बात नहीं थी, राइट? सोर्सेज में धन्वंतरी का भी जिक्र है, जिन्हें तो मेडिसिन का देवता ही बना दिया गया। हाँ, ये तो और भी बड़ा पॉइंट है। मतलब खेती के लिए अलग देवता, बारिश के लिए अलग, और सेहत के लिए एक डेडिकेटेड देवता। इससे साफ है कि हेल्थ उस समाज के लिए एक टॉप प्रायोरिटी थी। सही बात है। लेकिन ये तो हुई आस्था की बात। प्रैक्टिकल चीजें, मतलब बीमारियों और उनके इलाज का पहला लिखित रिकॉर्ड हमें कहाँ मिलता है? और यहीं से कहानी जमीन पर उतरती है, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से। हाँ। पहला बड़ा लिखित सोर्स कोई मेडिकल टेक्स्ट नहीं है। अच्छा, तो क्या है? वो है अथर्ववेद। अच्छा। और यहाँ जो बीमारी को देखने का नजरिया है वो हमारी आज की सोच से बिल्कुल उल्टा है। कैसे? सोर्स के मुताबिक उस समय ये माना जाता था कि बीमारी शरीर में किसी बाहरी गड़बड़ी जैसे बैक्टीरिया या वायरस से नहीं, बल्कि किसी बुरी आत्मा या राक्षस के शरीर में घुसने से होती है। एक मिनट, मतलब अगर किसी को मान लीजिए डायरिया हुआ है, हाँ, तो उनका डायग्नोसिस ये नहीं था कि उसने कुछ खराब खा लिया, नहीं, बल्कि ये था कि पेट में एक राक्षस घुस गया। एग्जैक्टली। आज हम जिसे जर्म थ्योरी कहते हैं, वो उसे एक तरह की डीमन थ्योरी कह सकते थे। हर बीमारी के पीछे एक अलौकिक शक्ति की कल्पना की गई थी। तो फिर तो इलाज भी बिल्कुल अलग होता होगा। जाहिर है, अगर वजह राक्षस है तो इलाज दवा कैसे हो सकती है? इलाज था जादुई मंत्र, तावीज और टोटके। ये वो नुस्खे थे जो उस राक्षस को डरा के या मनाकर शरीर से बाहर निकालते थे। ये सोचने में ही कितना अजीब है। मतलब आज अब डॉक्टर के पास जाएं और वो प्रिस्क्रिप्शन पे क्रोसिन की जगह एक मंत्र लिख दे हाँ हाँ, कि इसे दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ जाप करना है। ये तो एक पूरी तरह से अलग रियलिटी है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ। सोर्स ये भी कहता है कि अथर्ववेद में खांसी, बुखार, लेप्रेसी जैसी बीमारियों के नाम भी साफ साफ लिखे हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो ये तो बहुत क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन लगता है। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल रही थी? एक तरफ आप बीमारी को बहुत सटीक तरीके से पहचान रहे हैं और दूसरी तरफ उसकी वजह एक राक्षस को बता रहे हैं। ये तो एक पैराडॉक्स है। और यही इस दौर की सबसे दिलचस्प बात है। ये विरोधाभास ही एक्चुअली विज्ञान की पहली सीढ़ी है। देखिए, कारण खोजने से पहले आपको समस्या को ठीक से पहचानना और उसे नाम देना पड़ता है। अच्छा। ऑब्जर्वेशन एंड कैटेगराइजेशन। हाँ, वो यही कर रहे थे। वो लक्षणों को बहुत ध्यान से देख रहे थे। वो समझ रहे थे कि लगातार छींके आना बुखार से अलग है और शरीर पर सफेद दाग पड़ना खांसी से अलग है। वजह भले ही वो अलौकिक बता रहे थे क्योंकि उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं थे, पर उनकी नजर बहुत पैनी थी। तो उन्होंने एक तरह से बीमारियों का एक कैटलॉग बनाना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। और एक बार जब आप चीजों को कैटलॉग करना शुरू कर देते हैं तो आप सवाल पूछने लगते हैं, और यहीं से अगला बड़ा बदलाव आता है। तो मंत्रों और टोटकों से हम असली दवाइयों तक कैसे पहुंचे? वो कौन सा मोड़ था जहां किसी ने कहा रुको, शायद ये राक्षस नहीं, शरीर के अंदर की कोई गड़बड़ है? वो मोड़ हमारे सोर्सेज के हिसाब से लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास आया। 600 BC? हाँ, सोर्स इसे व्यावहारिक और अधिक तर्कसंगत इलाज का युग कहता है। ये एक जबरदस्त इंटेलेक्चुअल लीप थी, एक वैचारिक क्रांति। अब फोकस कौन सी आत्मा से हटकर शरीर में क्या गड़बड़ है पर आ गया। ये सोच में 180 डिग्री का बदलाव था। बहुत बड़ा। अब इलाज का मकसद आत्मा को भगाना नहीं, बल्कि शरीर के बिगड़े हुए संतुलन को ठीक करना था। और ये क्रांति कहाँ हो रही थी? क्या ये किसी एक लैब में हो रही थी या पूरे समाज में फैल रही थी? ये कुछ खास जगहों पर केंद्रित थी। सोर्सेज 2 बड़े सेंटर्स का नाम लेते हैं, तक्षशिला और वाराणसी। तक्षशिला और वाराणसी, इन्हें आप उस जमाने का एम्स या IIT मान सकते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये नॉलेज की इकोसिस्टम बन गए थे।
यहाँ मेडिसिन को एक फॉर्मल सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाने लगा था। मतलब बाकायदा क्लासरूम्स और डिस्कशंस होते थे। हाँ, यहाँ गुरु और शिष्य बैठकर मानव शरीर पर, जड़ी बूटियों के असर पर, बीमारियों के लक्षणों पर बहस करते थे। ज्ञान अब सिर्फ पिता से पुत्र तक जाने वाली चीज नहीं रहा, वो एक एकेडमिक अनुशासन बन गया। मतलब एक तरह से मेडिकल स्कूल का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाते हैं तो आप ये मानते हैं कि ये ज्ञान किसी भी योग्य इंसान को सिखाया जा सकता है। ये कुछ खास परिवारों की जागीर नहीं है। बिल्कुल सही। और जब ऐसा माहौल बनता है जहां ज्ञान को पढ़ाया जाता है, उस पर सवाल उठाए जाते हैं, तो वहां से जीनियस निकलते हैं। और यहीं से आते हैं वो दो बड़े नाम। हाँ, इसी तर्कसंगत सोच के दौर ने हमें भारतीय चिकित्सा के दो सबसे बड़े नाम दिए, जिनके बारे में आज भी दुनिया पढ़ती है, चरक और सुश्रुत। क्या किया जो इतना खास था? उन्होंने उस समय के पूरे मेडिकल ज्ञान को दो महान ग्रंथों में समेट दिया। पहला था चरक संहिता, जिसे चरक ने लिखा। चरक संहिता। सॉस कहता है कि यह आयुर्वेद से जुड़ा है, लेकिन इसे सिर्फ जड़ी बूटियों की लिस्ट समझना बहुत बड़ी गलती होगी। चरक संहिता असल में एक मैनुअल फॉर लाइफ है। मैनुअल फॉर लाइफ मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताती कि बीमार होने पर क्या करें, इसका ज्यादा जोर इस बात पर है कि आप बीमार पड़े ही ना। तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं, जो आज इतना बड़ा बज़वर्ड है। प्रिसाइजली। चरक संहिता आपको बताती है कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, मौसम के हिसाब से क्या खाना पीना चाहिए, आपकी बॉडी टाइप क्या है, हाँ, आपकी शरीर की प्रकृति क्या है, और उसके हिसाब से आपको कैसी जीवन शैली अपनानी चाहिए। ये एक होलिस्टिक सिस्टम है जो मानता है कि आपका शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं और उनका ब्रह्मांड के साथ एक तालमेल होना चाहिए। सही कहा। ये बीमारी का नहीं, स्वास्थ्य का ग्रंथ है। ये शरीर को अंदर से मजबूत करने की फिलॉसफी है। वाह। और दूसरा बड़ा नाम सुश्रुत। उनकी सुश्रुत संहिता किस बारे में थी? और यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो किसी के भी होश उड़ा दे। ऐसा क्या है? सुश्रुत संहिता सर्जरी के बारे में है। सर्जरी? आप कहना चाहती हैं चीरफाड़ ऑपरेशन? उस जमाने में, हाँ, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग बुखार को भी दैवीय प्रकोप मान रहे थे, तब भारत में सर्जरी पर एक पूरा ग्रंथ लिखा जा चुका था। हाँ, और हम किसी छोटी मोटी सर्जरी की बात नहीं कर रहे। सुश्रुत संहिता में मोतियाबिंद, पथरी, कैटरैक्ट और किडनी स्टोन्स, हाँ, हड्डियों को जोड़ने और यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी, खास तौर पे नाक की सर्जरी, राइनोप्लास्टी का भी विस्तृत वर्णन है। ये तो दिमाग हिला देने वाली बात है ना? ये सिर्फ जड़ी बूटी पीस के लेप लगाने से मीलों आगे की बात थी। ये मानव शरीर की गहरी समझ, सर्जिकल औजारों का ज्ञान और बहुत ही सधे हुए हाथ की मांग करता है। तो हमारे पास एक तरफ चरक हैं जो शरीर के अंदरूनी संतुलन और लाइफस्टाइल पर फोकस कर रहे हैं, जिसे हम आज इंटरनल मेडिसिन कह सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ सुश्रुत हैं जो सीधे शरीर में हस्तक्षेप करके उसे काट कर ठीक कर रहे हैं, मतलब सर्जरी। ये तो मेडिसिन के दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। और यही इस सिस्टम की सबसे परिष्कृत, सबसे सोफिस्टिकेटेड बात है। ये स्पेशलाइजेशन दिखाता है। सही। यानी उस समय ही ये समझ बन चुकी थी कि शरीर को ठीक करने के दो अलग-अलग रास्ते हैं। एक जो अंदर से संतुलन बनाता है और दूसरा जो बाहर से हस्तक्षेप करके मरम्मत करता है। ये फिलॉसफी आज भी मॉडर्न मेडिसिन का आधार है। आपके पास एक फिजिशियन होता है और एक सर्जन होता है। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि उस समय मेडिकल नॉलेज कितनी गहरी और व्यवस्थित हो चुकी थी। लेकिन एक मिनट, क्या चरक और सुश्रुत ने ये सब कुछ अकेले ही खोज निकाला? मतलब क्या वो जीरो से शुरू कर रहे थे? क्योंकि इतना बड़ा ज्ञान का भंडार कोई एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में तो नहीं बना सकता। बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब हमें कहानी में और भी गहरा ले जाता है। सोर्स हमें बताता है कि नहीं, वो शून्य से शुरुआत नहीं कर रहे थे। अच्छा। उनसे भी पहले लगभग 800 ईसा पूर्व में आत्रेय और अग्निवेश जैसे विद्वान आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों पर काम कर चुके थे। 800 BC, यानी चरक और सुश्रुत से भी कई सौ साल पहले। हाँ। तो मतलब चरक और सुश्रुत ने उस ज्ञान को बस आगे बढ़ाया और उसे व्यवस्थित किया, एक तरह से जैसे किसी ने पहले थ्योरी दी और बाद में किसी ने उस पर प्रैक्टिकल किताबें लिख दी। आप इसे
एक रिले रेस की तरह देख सकती हैं। आत्रेय और अग्निवेश ने मशाल जलाई और दौड़ना शुरू किया। और फिर चरक और सुश्रुत ने उस मशाल को लेकर दौड़ को पूरा किया। बिल्कुल, वो सदियों पुराने ज्ञान की एक मजबूत नींव पर एक शानदार इमारत खड़ी कर रहे थे। इससे ये भी पता चलता है कि ये ज्ञान किसी एक व्यक्ति की देन नहीं, बल्कि पीढ़ियों के कलेक्टिव विजडम का नतीजा था। और ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है, अगर ये ज्ञान आत्रेय के समय से मौजूद था तो चरक और सुश्रुत के लिखने तक, यानी कई 100 सालों तक, ये बचा कैसे रहा? वो समय तो प्रिंटिंग प्रेस थी नहीं, ना ही कोई क्लाउड स्टोरेज था। इसका जवाब एक शब्द में है, परंपरा। परंपरा? एक बहुत ही मजबूत गुरु शिष्य परंपरा। ज्ञान को याद किया जाता था, कंठस्थ किया जाता था। गुरु अपने शिष्यों को मौखिक रूप से वो सारा ज्ञान देते थे श्लोकों के रूप में, और शिष्यों से याद करके अगली पीढ़ी को सौंपते थे। हाँ, वो उन श्लोकों को अपनी स्मृति में बसा लेते थे और फिर अपनी अगली पीढ़ी को सौंपते थे। ये परंपरा इतनी मजबूत रही होगी कि ज्ञान बिना किसी लिखित माध्यम के भी सदियों तक न सिर्फ सुरक्षित रहा, बल्कि और भी विकसित होता गया। ये दिखाता है कि उस संस्कृति में ज्ञान को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया था। वो उसे किसी खजाने की तरह सहेज कर रखते थे। बिल्कुल। तो हमने एक कमाल का सफर देखा। ये कहानी दिव्य चिकित्सकों और जादुई मंत्रों से शुरू हुई, फिर अथर्ववेद में बीमारियों के पहले वर्गीकरण तक पहुंची। वहां से तर्क और विवेक का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसने तक्षशिला और वाराणसी जैसे महान शिक्षा केंद्रों को जन्म दिया। सही। और फिर उसी दौर में चरक और सुश्रुत जैसे दिग्गजों ने मेडिसिन और सर्जरी के ज्ञान को संहिताओं में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि भारत में मानव शरीर को समझने और उसे ठीक करने की खोज कितनी प्राचीन और मल्टी लेयर्ड है। हाँ, बहुआयामी। इसकी जड़ें जितनी गहरी आध्यात्म में है, उतनी ही गहरी वैज्ञानिक तर्क में भी। और शायद यही दोनों धाराएं, आस्था और तर्क, जब साथ साथ बहीं तो उन्होंने ज्ञान का वो सागर बनाया जिसे हम आज प्राचीन भारतीय चिकित्सा के रूप में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चरक संहिता पर चर्चा करेंगे। जब भी मैं चरक संहिता का नाम सुनता हूँ तो दिमाग में बस जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों से इलाज की बात आती है। बिल्कुल। मतलब सीधा कनेक्शन आयुर्वेद से। बिल्कुल। लेकिन जो स्रोत हमारे पास हैं वे बताते हैं कि ये सिर्फ उतना ही नहीं है। ये तो एक पूरी मेडिकल साइंस की तरह है, जिसके 8 अलग अलग हिस्से हैं, बिल्कुल आज की मेडिकल स्पेशलाइजेशंस की तरह। बिल्कुल। इसे सिर्फ जड़ी बूटियों का ज्ञान समझना इसकी गहराई को कम आंकना है। चरक संहिता असल में आयुर्वेद को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करती है, जिसके 8 अंग हैं, जिन्हें अष्टांग आयुर्वेद भी कहा जाता है। और ये आज के दौर की स्पेशलिस्ट शाखाओं जैसी ही हैं। चलिए तो फिर इन 8 अंगों को एक एक करके समझते हैं। पहला है काय चिकित्सा। ये सुनने में तो जनरल मेडिसिन जैसा लग रहा है। एकदम सही। काय का मतलब है शरीर, तो ये वही है जो आज के जमाने में आपका फैमिली डॉक्टर या जनरल फिजिशियन करता है। अच्छा। बुखार, पेट दर्द, सर्दी खांसी जैसी जो भी आम बीमारियां हैं, उनका इलाज इसी में आता है। ठीक है, अगला है कौमार भृत्य। ये तो बच्चों से जुड़ा लग रहा है, कौमार शब्द से, पीडियाट्रिक्स। बिल्कुल, ये बच्चों के रोगों, उनके पोषण और उनकी देखभाल से जुड़ा विज्ञान है। और सोचिए, उस जमाने में भी बच्चों के स्वास्थ्य को एक अलग और एक विशेष शाखा माना गया था। ये कितनी बड़ी बात है। फिर आता है शल्य चिकित्सा, यानी सर्जरी। ये तो कमाल है। हाँ, हालांकि सुश्रुत संहिता सर्जरी के लिए ज्यादा जानी जाती है, पर चरक संहिता में भी इसका जिक्र है। ये दिखाता है कि एक होलिस्टिक मेडिकल सिस्टम में सर्जरी की जगह भी तय थी। अच्छा, तो चौथा है शालाक्य तंत्र। ये सुनने में थोड़ा नया है। ये आज का ENT मतलब कान, नाक, गला और ऑफ्थैल्मोलॉजी यानी आंखों का इलाज है। ओह। गर्दन के ऊपर के जितने भी अंग हैं, आंख, नाक, कान, गला, मुंह, उनके रोगों का इलाज शालाक्य तंत्र में आता है। यहाँ पर अब मामला दिलचस्प हो रहा है। अगला है भूत विद्या। इसका मतलब डिमोनोलॉजी। क्या इसका मतलब भूत प्रेत से होने वाली बीमारियों का इलाज है? हाँ, ये आज के दौर में सबसे ज्यादा फैसिनेट करने वाला हिस्सा है। भूत का मतलब यहाँ सिर्फ पैरानॉर्मल एंटिटीज नहीं है, बल्कि वो चीजें भी हैं जो दिखती नहीं पर असर करती हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीव मतलब माइक्रोब्स या फिर मानसिक रोग। ओके। इसे हम प्राचीन साइकाइट्री या साइकोसोमैटिक मेडिसिन कह सकते हैं। ये उन मानसिक समस्याओं से जुड़ा है जिनका असर शरीर पर दिखता है। उस समय मेंटल हेल्थ को समझने का यह अपना एक तरीका था। वाह, मतलब मेंटल हेल्थ को भी एड्रेस किया गया था। कमाल है। अगला है अगत तंत्र। ये है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी। हाँ, यानी जहर का विज्ञान।
सांप के काटने, किसी जहरीली चीज के खाने या किसी भी तरह के विष के प्रभाव को कैसे खत्म किया जाए, उसका अध्ययन इसमें होता है। प्राचीन भारत के हिसाब से ये बहुत बहुत जरूरी शाखा रही होगी। और ये 7वां वाला तो बहुत पॉपुलर लगता है, रसायन तंत्र, एलिक्सिस। हाँ, एक तरह से ये रिजुविनेशन और एंटी एजिंग का विज्ञान है। इसका मकसद सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं, बल्कि शरीर को जवान बनाए रखना, उम्र के असर को कम करना और इम्यूनिटी बढ़ाना है। अच्छा, जैसे आज हम जो च्यवनप्राश खाते हैं वो रसायन तंत्र का ही एक बहुत आम उदाहरण है। समझ गया। और आखिरी है वाजीकरण तंत्र, एफ्रोडिजियाक्स। हाँ, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ और यौन शक्ति से जुड़ा विज्ञान है। आयुर्वेद शरीर को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखता है, इसलिए उसने जीवन के इस पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया और इसे भी स्वास्थ्य का एक जरूरी हिस्सा माना। तो ये तो हो गई 8 शाखाएं, लेकिन इन सब के पीछे का मूल सिद्धांत क्या है? मतलब शरीर काम कैसे करता है और बीमार क्यों पड़ता है? स्रोत में 3 दोष का जिक्र है। हाँ, यही आयुर्वेद का फाउंडेशन है। चरक संहिता कहती है कि हमारा शरीर 3 मूल ऊर्जाओं या दोष पर चलता है, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त, कफ। यहाँ ये समझने वाली बात है कि ये दोष अपने आप में बुरे नहीं है, ये शरीर के लिए जरूरी हैं। ये बनते हैं हमारे रक्त, मांस और मज्जा से, मतलब ब्लड, फ्लैश एंड मैरो से। समस्या तब होती है जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है। इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकते हैं, जैसे आजकल की लाइफ में। बिल्कुल। सोचिए, जब लोग कहते हैं मुझे एसिडिटी हो गई है, तो असल में उनका पित्त, जो डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म से जुड़ा है, वो बढ़ गया है। अच्छा। जब किसी को बहुत ज्यादा सर्दी, जुकाम या बलगम होता है, तो वो कफ का असंतुलन है। और जब पेट में गैस, बदन में दर्द या बेचैनी होती है, तो वो वात का असंतुलन माना जाता है। अच्छा। तो पूरा खेल बैलेंस का है, एलिमिनेशन का नहीं। और स्रोत कहता है कि दवाइयों का काम इसी बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करना है। एकदम। इस पूरे डिस्कशन में एक लाइन मुझे बहुत ज्यादा आकर्षित कर रही है। चरक इन हिज बुक हैज पुट मोर एम्फेसिस ऑन प्रिवेंशन रादर देन क्योर। मतलब इलाज से बेहतर बचाव है, ये तो आज भी हर डॉक्टर कहता है। और यही आयुर्वेद की आत्मा है। चरक संहिता सिर्फ ये नहीं बताती कि बीमार होने पर कौन सी जड़ी बूटी लेनी है, वो ज्यादा जोर इस बात पर देती है कि बीमार पड़ो ही नहीं। सही खान पान, सही दिनचर्या, मौसम के हिसाब से जीवन शैली, ये सब प्रिवेंशन का हिस्सा है। एक रिएक्टिव अप्रोच नहीं, बल्कि एक प्रोएक्टिव लाइफस्टाइल साइंस है। और एक और हैरान करने वाली बात, जेनेटिक्स। जी, लोगों में लिखा कि जेनेटिक्स का भी जिक्र है। ये कैसे संभव है? ये सच में अद्भुत है। चरक संहिता में उन बीमारियों का भी जिक्र है जो माता पिता से बच्चों में आती हैं। ये माना गया था कि कुछ शारीरिक प्रवृत्तियां और रोग वंशानुगत हो सकते हैं, मतलब हेरिडिटरी। अच्छा। इसे आज की भाषा में हम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कह सकते हैं। ये दिखाता है कि उनका ऑब्जर्वेशन कितना गहरा था। तो चरक संहिता सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन को देखने का एक पूरा नजरिया है। बिल्कुल। शरीर, मन और जीवन शैली, सब कुछ जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम सुश्रुत संहिता पर चर्चा करेंगे। यार, जब हम प्राचीन भारत की मेडिसिन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में आमतौर पर क्या आता है? जड़ी बूटियां, काढ़ा, कुछ घरेलू नुस्खे, है ना? बिल्कुल वही सब आता है। लेकिन कोई ये सोचता है कि उस जमाने में प्रॉपर सर्जिकल ऑपरेशंस होते होंगे, मतलब प्लास्टिक सर्जरी जैसी एडवांस चीजें? नहीं, ये ज्यादातर लोगों के लिए एक सरप्राइज होता है। और सुश्रुत संहिता इसी बारे में है। ये पूरी कहानी ही बदल देती है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई फिलोसॉफिकल या आध्यात्मिक किताब नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है, मतलब एक हाउ टू गाइड। एग्जैक्टली। जैसा कि सोर्सेज बताते हैं, ये सीधे सीधे सर्जरी और ऑब्स्टेट्रिक्स यानी प्रसूति विज्ञान की रियल लाइफ प्रॉब्लम से डील करती है। ये एक तरह का टेक्निकल मैनुअल था उस जमाने के सर्जनों के लिए। ओके, लेट्स अनपैक दिस। तो मेरा पहला सवाल तो यही है कि सुश्रुत को ये सब पता कैसे चला? मतलब बॉडी के अंदर क्या है, नसें कहाँ है, हड्डियां कैसी हैं? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सब जानने के लिए उनके पास कोई एक्सरे या एमआरआई मशीन तो थी नहीं। अंदाजे से तो सर्जरी हो नहीं सकती है ना? यहीं पर इस ग्रंथ की सबसे रेवोल्यूशनरी बात सामने आती है। सोर्स में साफ लिखा है कि उन्होंने विद द एड ऑफ अ ह्यूमन डेड बॉडी, एक मृत मानव शरीर की मदद से। हाँ, एक मृत मानव शरीर की मदद से एनाटॉमी की पढ़ाई की। अब जरा उस जमाने के कॉन्टेक्स्ट में सोचिए। अरे बाप रे, जब मृत शरीर को छूने से जुड़े कितने सामाजिक और धार्मिक टाबूज होंगे। आज भी होते हैं। आज भी होते हैं।
तो ये दिखाता है कि वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि असल साइंटिफिक इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन पर विश्वास करते थे। वाओ, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए उनकी मेन स्पेशलिटीज पर आते हैं। सोर्सेज में दो चीजों का जिक्र है जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं, राइनोप्लास्टी और ऑप्थेल्मोलॉजी। सर्जरी को उस वक्त शस्त्रकर्म कहा जाता था। नाम ही कितना दमदार है। शस्त्रकर्म यानी शस्त्र या औजार से किया जाने वाला काम। बहुत सटीक नाम है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो पहला है राइनोप्लास्टी, मतलब प्लास्टिक सर्जरी। आज तो प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुनते ही बॉलीवुड या ब्यूटी स्टैंडर्ड्स दिमाग में आते हैं। हाँ, कॉस्मेटिक चेंजेस। पर सोर्स कहता है कि ये रेस्टोरेशन ऑफ अ म्यूटिलेटेड नोज के लिए थी, मतलब कटी हुई नाक को ठीक करने के लिए। सवाल यह है कि किसी की नाक काटी क्या जाती थी? व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज इसका सोशल कॉन्टेक्स्ट। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में नाक काटना युद्ध में या किसी अपराध के लिए एक आम सजा थी। अच्छा। हाँ, ये अपमान का प्रतीक था, अ सिंबल ऑफ ह्यूमिलिएशन। तो सुश्रुत की राइनोप्लास्टी सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रक्रिया नहीं थी, ये किसी को उसका सम्मान वापस दिलाने का तरीका था। बिल्कुल। ये किसी व्यक्ति को समाज में उसकी जगह वापस दिला रही थी। ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी थी जो किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती थी। तार से लिखें। हाँ, ये कोई हवाबाई बात नहीं है। इट वॉज अ प्रॉपर सर्जिकल मैनुअल। उसमें लिखा है कि गाल या माथे से त्वचा का एक फ्लैप कैसे लेना है, उसे कैसे लगाना है, पूरा प्रोसीजर, पूरा डिटेल प्रोसीजर। हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। दूसरी स्पेशलिटी है मोतियाबिंद का ऑपरेशन, यानी इजेक्शन ऑफ कैटरैक्ट। आज भी एक बड़ा ऑपरेशन माना जाता है। मेरे दादाजी का हुआ था और पूरे घर में टेंशन का माहौल था। हाँ, आंखों का मामला है तो टेंशन तो होती है। और सुश्रुत ये काम उस जमाने में विद ईज एंड यूजिंग सिंपल सर्जिकल टूल्स कर रहे थे, मतलब आसानी से और साधारण औजारों से। ये कैसे मुमकिन था? देखिए, इससे दो बातें पता चलती हैं। एक, उन्हें आंख की एनाटॉमी की कितनी गहरी, कितनी प्रिसाइज समझ थी। सही बात है। और दूसरा, उनके सिंपल टूल्स भले ही आज के लेजर जितने एडवांस्ड न हों, पर वे अपने काम के लिए बहुत सटीक और इफेक्टिव थे। वो कोई जुगाड़ नहीं था, वो एक हाईली स्किल्ड सर्जिकल प्रोसीजर था। सोचिए, उस समाज में बुजुर्गों के लिए ये कितना बड़ा वरदान रहा होगा। बिल्कुल, जिन्हें मोतियाबिंद की वजह से दिखना बंद हो जाता था। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ में एक बहुत बड़ा सुधार था। तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? सोर्स में एक बड़ी मजबूत लाइन है कि इंडिया ऑल्सो सॉ बेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट्स इन मेडिसिन व्हेन कंपेयर्ड टू द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ा दावा है, और ये दावा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये ज्ञान भारत से बाहर भी फैला। कैसे? सोर्स बताता है कि बौद्ध भिक्षु आयुर्वेद को अपने साथ तिब्बत और चीन ले गए। अच्छा, धर्म के साथ साथ? हाँ, ये ज्ञान का प्रसार धर्म और संस्कृति के रास्ते हुआ, तलवार के जोर पर नहीं। फिर इन किताबों का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। बगदाद के हाउस ऑफ विजडम में है ना? एग्जैक्टली। जहां ये इस्लामिक गोल्डन एज का हिस्सा बना और वहां से यूरोप तक पहुंचा। और तो और, इंडो ग्रीक शासन के दौरान यूनानियों पर भी भारतीय चिकित्सा का प्रभाव पड़ा। मतलब ये एक टू वे एक्सचेंज था, संस्कृतियां एक दूसरे से सीख रही थीं। तो ये तो हुई प्राचीन भारत की बात। क्या ये ज्ञान वहीं रुक गया? नहीं, सोर्सेज मध्यकाल के बारे में भी बताते हैं। 13वीं सदी में लिखी गई सारंगधर संहिता, इसमें दो बातें बड़ी दिलचस्प हैं। हाँ, इसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है। क्या है वो? पहली, दवाओं में अफीम मतलब ओपियम का इस्तेमाल। ओपियम, ये शब्द सुनते ही लोग डर जाते हैं। हाँ, आज इसका कॉनोटेशन बहुत नेगेटिव है, पर उस समय ये एक बहुत शक्तिशाली पेन किलर के तौर पर देखा गया। अच्छा, पेन मैनेजमेंट के लिए? बिल्कुल, ये फार्माकोलॉजी और पेन मैनेजमेंट में एक बड़ा कदम था। ये कंट्रोल्ड मेडिकल यूज था, ना कि रिक्रिएशनल। और दूसरी चीज और भी मॉडर्न है। बताइए। यूरिन एग्जामिनेशन इन लेबोरेटरीज। क्या लैब टेस्ट? ये तो बिल्कुल मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स वाली बात हो गई। वो सिर्फ लक्षण नहीं देख रहे थे। नहीं, वो शरीर के द्रव्यों की जांच कर रहे थे। ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। कमाल है। एग्जैक्टली। इसके अलावा दो और सिस्टम का जिक्र है। एक है रस चिकित्सा सिस्टम। ये क्या था? ये खनिज दवाओं मतलब मिनरल मेडिसिन से इलाज की पद्धति थी। इसमें पारा, गंधक जैसी चीजों को शुद्ध करके दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, ये तो आयुर्वेद की जड़ी बूटी वाली शाखा से अलग लग रहा है। हाँ, ये एक तरह की आयुट केमिस्ट्री थी, केमिकल मेडिसिन। और आखिर में यूनानी सिस्टम, इसका नाम तो आज भी सुनते हैं, हकीम वगैरह। हाँ, और सोर्स के मुताबिक ये सिस्टम ग्रीस से भारत आया, और अली बिन रबान की किताब फिरदौसुल हिकमत का भी जिक्र है। तो मतलब भारत सिर्फ ज्ञान एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था? नहीं, वो इंपोर्ट भी कर रहा था।
और उसे अपना भी रहा था। ये दिखाता है कि यहाँ अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां आकर एक दूसरे से मिली और एक बहुत ही रिच मेडिकल एनवायरनमेंट बना। तो एक एडवांस सर्जिकल सिस्टम से लेकर मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स की शुरुआत और दुनिया भर के लिए मेडिकल नॉलेज का एक सेंटर होने तक, ये प्राचीन और मध्यकालीन भारत की वो तस्वीर है जिसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते हैं। बिल्कुल, ये एक डायनामिक और साइंटिफिक फील्ड थी जो लगातार इवॉल्व हो रही थी और दुनिया के साथ इंटरैक्ट कर रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन इंडिया। मतलब भारत में फिजिक्स और केमिस्ट्री की जड़ें कितनी गहरी हैं, इस पर एक नज़र डालते हैं। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये सब वेस्टर्न साइंस की देन है, राइट? न्यूटन, डाल्टन, आइंस्टाइन, यही सब नाम दिमाग में आते हैं। लेकिन जो सोर्सेज हमारे पास है वो एक अलग ही कहानी बताते हैं, एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है। बिल्कुल, और ये कहानी वेदों के समय से शुरू होती है। ये बहुत फैसिनेटिंग है कि उस जमाने में जब कोई लैब्स नहीं थी, कोई पार्टिकल एक्सेलरेटर्स नहीं थे, तभी लोग यूनिवर्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। आज हम जिसे मैटर कहते हैं उसे समझने की कोशिश तब भी हो रही थी। और उनका जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो कमाल का था, जिसे हम पंचभूत के नाम से जानते हैं। पंचभूत, ये शब्द तो हम सब ने सुना है, घर में पूजा पाठ से लेकर फिल्मों के डायलॉग्स तक। मेरा शरीर पंचभूतों में विलीन हो जाएगा, ये तो एक क्लासिक डायलॉग है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसका असली मतलब क्या था? क्या ये सिर्फ हवा, पानी, आग थे? मतलब अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई, ये तो कैप्टन प्लैनेट के एलिमेंट्स जैसे लगते हैं। कैप्टन प्लैनेट वाली एनालॉजी अच्छी है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये सिर्फ एलिमेंट्स की एक लिस्ट नहीं थी, बल्कि ये परसेप्शन का, हमारे सेंसेस का एक मैप था। सेंसेस का मैप? हाँ, उन्होंने दुनिया को देखने और महसूस करने के तरीके को सिस्टमेटाइज किया। उनका नजरिया था कि हम यूनिवर्स को सिर्फ अपने 5 सेंसेस के जरिए ही जान सकते हैं, तो क्यों ना यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को भी उन्हीं सेंसेस से जोड़कर समझा जाए। अच्छा। तो उन्होंने दुनिया की हर चीज को 5 हिस्सों में बांटा और हर हिस्से को एक इंसानी हिस्स, एक सेंस से जोड़ा। ओके, लेट्स अनपैक दिस। ये तो सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। मतलब ये एक ह्यूमन सेंट्रिक मॉडल था यूनिवर्स का, जो हम महसूस करते हैं वही सच है, उसी से दुनिया बनी है। एग्जैक्टली। एक बहुत ही इंट्यूटिव और एलिगेंट सिस्टम था। देखिए, पहला था पृथ्वी यानी अर्थ। इसे जोड़ा गया गंध से, स्मेल से। गंध से? अब सोचिए ये कनेक्शन कितना प्रोफाउंड है। किसी भी सॉलिड चीज की अपनी एक खुशबू होती है, और सबसे पावरफुल एग्जाम्पल तो बारिश के बाद मिट्टी की जो सौंधी खुशबू आती है, पेट्रिकॉर, वो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो गंध हमें जमीन से जुड़ाव महसूस कराती है। दैट्स इंटरेस्टिंग। पर यहाँ एक सवाल आता है, हर सॉलिड चीज में तो स्मेल नहीं होती। जैसे मान लीजिए एक साफ कांच का टुकड़ा या एक मेटल बॉल, उसे वो पृथ्वी एलिमेंट में कैसे फिट करते थे? बहुत अच्छा सवाल है, और यही उनके सिस्टम की न्यूआंस दिखती है। उनके लिए पृथ्वी का मतलब सिर्फ मिट्टी नहीं था, इसका मतलब था सब्सटेंस या सॉलिडिटी। और गंध का मतलब सिर्फ परफ्यूम नहीं था, बल्कि द पोटेंशियल टू हैव अ स्मेल। अच्छा, द पोटेंशियल। हाँ, उनका तर्क था कि हर सॉलिड चीज में गंध लेटेंट फॉर्म में, यानी छुपी हुई अवस्था में होती है। जब आप मेटल को घिसते हैं तो एक खास गंध आती है, पत्थर को तोड़ने पर एक अलग गंध आती है। सही बात है। तो गंध उस तत्व का इंट्रिंसिक कैरेक्टर है, भले ही वो हर समय मैनिफेस्ट न हो। गॉट इट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जैसा हुआ। फिर अग्नि यानी फायर का कनेक्शन दृष्टि से, विजन से था। ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। बिल्कुल, ये सबसे डायरेक्ट कनेक्शन है। हाँ। आग को हम देख सकते हैं, उसकी रोशनी से चीजें दिखती हैं, बिना प्रकाश के विजन का कोई मतलब नहीं। सो फायर इज द सोर्स ऑफ विजन, सिंपल एंड डायरेक्ट। राइट। तीसरा, वायु, एयर, को स्पर्श से जोड़ा गया, टच या फीलिंग से। हवा दिखती नहीं, पर हम उसे महसूस कर सकते हैं अपनी स्किन पर। हाँ। एक हल्की सी हवा का झोंका या तेज तूफान का दबाव, ये सब स्पर्श का अनुभव है। और चौथा, जल, वाटर यानी आपा, को स्वाद से जोड़ा गया, टेस्ट से। ये भी लॉजिकल है, बिना लिक्विड के, बिना सलाइवा के हम किसी चीज का स्वाद नहीं ले सकते। सही। जबान पर कुछ भी रखते ही जो पहला सेंसेशन होता है वो टेस्ट का होता है, और वो पानी से ही एक्टिवेट होता है। बिल्कुल। एग्जैक्टली। और आखिर में पांचवा, आकाश, ईथर। इसे जोड़ा गया ध्वनि से, साउंड से। आकाश और साउंड। हाँ, और ये सबसे एब्स्ट्रैक्ट और शायद सबसे ब्रिलियंट कनेक्शन है।
आवाज को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने महसूस किया कि ये जो खाली जगह है, दिस स्पेस बिटवीन थिंग्स, ये असल में खाली नहीं है। ये एक तत्व है, एक मीडियम है जो साउंड वेव्स को कैरी करता है, और उन्होंने उस स्पेस को आकाश कहा। वाओ, तो ये एक तरह से एक्सपीरियंशियल साइंस था, जो महसूस हो रहा है उसी के आधार पर दुनिया को समझना। ये तो आज के यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन जैसा लग रहा है, जहां प्रोडक्ट को ऐसा बनाया जाता है जो इंसान के सेंसेस के लिए इंट्यूटिव हो। हाँ, उन्होंने तो पूरे यूनिवर्स को यूजर फ्रेंडली बना दिया। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं था, ये कोई पोएट्री नहीं थी, ये उनका फंडामेंटल फिजिक्स था। अच्छा, उनका मानना था कि पूरी की पूरी मटेरियल वर्ल्ड, हर चीज जो हम देखते हैं, छूते हैं, चखते हैं, इन्हीं 5 चीजों के कॉम्बिनेशन से बनी है। ओके। किसी में पृथ्वी तत्व ज्यादा है तो वो सॉलिड और हैवी होगी, किसी में जल तत्व ज्यादा है तो वो लिक्विड होगी। Here's where it gets really interesting. हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये थ्योरी स्टैटिक नहीं रही। इस पर बहस हुई, इसमें बदलाव भी आए। मतलब लोग इसे जस का तस एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। सही, ज्ञान हमेशा बहस और तर्क से ही आगे बढ़ता है, और भारत में इसकी बहुत पुरानी परंपरा रही है। जब बुद्धिस्ट फिलोसोफर्स आए तो उन्होंने इस लिस्ट पर सवाल उठाए। उन्होंने इस पंचभूत थियोरी को एनालाइज किया और एक एलिमेंट पर आपत्ति जताई। उन्होंने आकाश को एलिमेंट मानने से इनकार कर दिया। आकाश को क्यों? वो तो साउंड के लिए जरूरी है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। उनका क्या तर्क था? उनका तर्क बहुत लॉजिकल था, काइंड ऑफ एम्पेरिकल रीजनिंग। उन्होंने कहा कि बाकी 4, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, फिजिकली पैल्पेबल हैं। पैल्पेबल मतलब जिन्हें फिजिकली महसूस किया जा सकता है, जिनका वजूद है, जिनका सब्सटेंस है। पृथ्वी सॉलिड है, जल लिक्विड है, अग्नि में हीट है, और वायु को हम स्किन पर फील कर सकते हैं। हाँ, सही। पर आकाश का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो बस एक एब्सेंस ऑफ मैटर है, एक वॉइड है। तो जो चीज खुद पैल्पेबल नहीं है, वो दूसरी पैल्पेबल चीजों का बिल्डिंग ब्लॉक कैसे हो सकती है? ये तो बहुत ही शार्प क्रिटिकल थिंकिंग है। तो उन्होंने आकाश को हटाकर क्या जोड़ा? क्योंकि एलिमेंट्स तो 5 ही रखने थे, या उन्होंने 4 कर दिए? उन्होंने आकाश की जगह 3 नई चीजें शामिल की, जिससे लिस्ट और बड़ी हो गई। लेकिन ये चीजें फिजिकल नहीं थीं। उन्होंने शामिल किया है जीवन यानी लाइफ, आनंद, जॉय, और दुख, सॉरो। वो लाइफ, जॉय एंड सॉरो, ये तो एलिमेंट्स हैं ही नहीं, ये तो फीलिंग्स हैं, स्टेट्स ऑफ बीइंग है, बल्कि अनुभव से भी बनी थी। सुख और दुख भी उतने ही रियल थे जितने पत्थर और पानी रियलिटी का हिस्सा थे। हाँ। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? ऐसा लगता है कि यहाँ से 2 अलग-अलग स्ट्रीम्स ऑफ थॉट निकल रही थी। एक वो जो कॉन्शियसनेस और ह्यूमन एक्सपीरियंस पर फोकस कर रही थी, और दूसरी वो जो इन 4 फिजिकल एलिमेंट्स पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु पर डबल डाउन कर रही थी। तो इस इंटेंस फोकस ऑन द फिजिकल वर्ल्ड का क्या नतीजा निकला? ये सोच उन्हें कहाँ ले गई? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दैट्स द लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप दे टुक। उन्होंने पूछा, ठीक है, ये 4 फिजिकल चीजें असली हैं, पर ये खुद किससे बनी है? और यहीं से अ जर्नी टू द एटम बिगिंस। एटम, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने सोचा, चलो एक पत्थर लेते हैं, उसे तोड़ते हैं, और छोटा करते हैं, और तोड़ते हैं। वो मेंटली चीजों को तोड़ते गए उस आखिरी कण तक, उस अल्टीमेट पार्टिकल तक जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। और उसी आखिरी कण को उन्होंने परमाणु कहा, द ओरिजिनल एटम। परम मतलब अल्टीमेट, और अणु मतलब पार्टिकल, द अल्टीमेट पार्टिकल। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि हर एलिमेंट का परमाणु अलग होता है। यानी पृथ्वी का परमाणु अलग है, जल का अलग, उनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं। दिस रेजेज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये विचार आज की केमिस्ट्री से कितना मिलता जुलता है, जहां हर एलिमेंट का एटम यूनिक होता है। सही बात है। हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन के एटम से अलग होता है। बिल्कुल। और हमारे सोर्सेज में इसका टाइम फ्रेम भी दिया है, 6th सेंचुरी BC। और 2 नाम आते हैं, एक ऋषि कणाद और दूसरे पकुधक कात्यायन। क्या ये दोनों साथ में काम कर रहे थे, या इनकी थ्योरीज एक दूसरे से अलग थी? ये कंटेम्पररीज थे, यानी एक ही समय के विचारक थे, और दोनों इसी एटॉमिक आइडिया को एक्सप्लोर कर रहे थे। ऋषि कणाद की वैशेषिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी ने इस पर एक बहुत ही डिटेल सिस्टम बनाया, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। पकुध कात्यायन ने भी यही प्रस्ताव दिया कि दुनिया कुछ फंडामेंटल अनक्रिएटेबल एलिमेंट से बनी है। अच्छा। जिससे पता चलता है कि ये किसी एक इंसान का आइसोलेटेड यूरेका मोमेंट नहीं था, बल्कि उस समय के इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में इस आइडिया पर गंभीरता से बहस और चर्चा हो रही थी। तो चलिए कणाद की थ्योरी में और गहरा उतरते हैं।
उनके दर्शन का नाम वैशेषिक क्यों था? वैशेषिक शब्द विशेष से आया है, जिसका मतलब है पर्टिकुलैरिटी या इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी। हाँ, उनका पूरा फिलॉसफी ही इन यूनिक इंडिविजुअल पार्टिकल्स यानी परमाणुओं पर बेस था। उनकी पूरी सोच इस बात पर टिकी थी कि यूनिवर्स की हर चीज इन फंडामेंटल पार्टिकल्स के विशेष कॉम्बिनेशन से बनी है। ओके। उन्होंने इन कणों को कण कहा और बताया कि इन्हें इंसानी आंखों से नहीं देखा जा सकता, दे आर इनविजिबल। इनविजिबल। और उन्होंने इन परमाणुओं की प्रॉपर्टीज के बारे में क्या कहा? उन्होंने 2 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज बताई जो दिमाग हिला देने वाली हैं। उन्होंने कहा कि ये अविभाज्य हैं, इंडिविजिबल, मतलब इन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता। और दूसरी, ये अविनाशी हैं, इंडिस्ट्रक्टिबल, यानी इन्हें ना तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इंडिस्ट्रक्टिबल। एक मिनट, ये तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये सुन के तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हजारों साल पहले कोई इस नतीजे पर कैसे पहुंच सकता है। Exactly. And what's truly mind-bending is how they arrived at it. ये किसी फिजिकल एक्सपेरिमेंट से नहीं आया था, बल्कि a rigorous process of logical deduction, एक थॉट एक्सपेरिमेंट से आया था। वाओ। They use the mind itself as a laboratory. इससे ये पता चलता है कि यूनिवर्स के कुछ फंडामेंटल ट्रूथ्स शायद प्योर लॉजिक से भी एक्सेस किए जा सकते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आज भी थियोरेटिकल फिजिसिस्ट के काम में गूंजता है। तो क्या उनकी थ्योरी सिर्फ ये कहने पर रुक गई कि परमाणु होते हैं, या उन्होंने ये भी बताया कि ये परमाणु मिलकर बड़ी चीजें कैसे बनाते हैं, जैसे हम आज जानते हैं कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स? इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, यही वो अगला कदम था जिसने उनकी थ्योरी को और भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बना दिया। कणाद ने कहा कि परमाणु अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, वो हमेशा मोशन में रहते हैं और एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। उन्होंने बताया कि जब एक ही एलिमेंट के 2 परमाणु मिलते हैं तो एक द्वयाणुक बनता है। द्वयाणुक, द्विआणुक मतलब डायटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे ऑक्सीजन का O2 मॉलिक्यूल। प्रिसाइसली, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल का ही एंशिएंट कॉन्सेप्ट है। कमाल है। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे बताया कि जब 3 द्वयाणुक मिलते हैं तो एक त्रियाणुक बनता है। त्रयाणुक? ये त्रियाणुक वो सबसे छोटा पार्टिकल है जिसे हम देख सकते हैं, जैसे हवा में उड़ता हुआ धूल का कण जिसे हम सूरज की रोशनी में देखते हैं। अच्छा। तो उनके हिसाब से इनविजिबल परमाणुओं से विजिबल मैटर बनने का ये पूरा प्रोसेस था। परमाणु से द्वयाणुक, द्वयाणुक से त्रियाणुक और फिर त्रियाणुक से बड़ी बड़ी चीजें। दिस इज अनबिलीवेबल। तो उनके पास एक पूरी हायरार्की थी कि मैटर कैसे बनता है, माइक्रो से मैक्रो तक का पूरा पाथवे। इट्स अ कंप्लीट फिजिकल थ्योरी। हाँ, और इसमें एक और दिलचस्प बात थी। उनका मानना था कि इन परमाणुओं के कॉम्बिनेशन से ही अलग-अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज पैदा होती हैं। जैसे किसी चीज का रंग, स्वाद या गंध उसके परमाणुओं की अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है। ये आइडिया आज की केमिस्ट्री के बहुत करीब है, जहां हम जानते हैं कि एटम्स की अलग-अलग स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट से कंप्लीटली डिफरेंट सब्सटेंसेस बन सकते हैं। जैसे कार्बन के एटम से कोयला भी बनता है और हीरा भी। बिल्कुल। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं था, ये तो प्रॉपर फिजिक्स और केमिस्ट्री की नींव थी। यही तो भारतीय दर्शन की खूबसूरती है। यहाँ फिलॉसफी, साइंस और स्पिरिचुअलिटी अलग-अलग कंपार्टमेंट्स नहीं थे, ये सब एक ही इंक्वायरी का हिस्सा थे, यूनिवर्स के फंडामेंटल नेचर को समझने की एक जबरदस्त कोशिश। सही। उन्होंने आउटसाइड वर्ल्ड को ऑब्जर्व किया और फिर अपने माइंड को एज अ लेबोरेटरी यूज करके लॉजिक और इन्फ्रेंस के टूल से वो उन गहराइयों तक पहुंचे जहां तक पहुंचना आज भी मुश्किल लगता है। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि जिसे हम फिजिक्स और केमिस्ट्री कहते हैं, उसके बीज यहाँ की मिट्टी में बहुत पहले से थे। पंचभूत से लेकर परमाणु और फिर द्वयाणुक तक, ये सिर्फ शब्द नहीं बल्कि दुनिया को देखने का एक पूरा नजरिया है, एक फ्रेमवर्क है रियलिटी को समझने का। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ऑब्जर्वेशन और लॉजिक के दम पर हमारे पूर्वज उन सच्चाइयों के कितने करीब पहुंच गए थे जिन्हें आज हम एडवांस टेक्नोलॉजी से वैलिडेट करते हैं। द जर्नी फ्रॉम अ सेंसरी परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, स्मेल, टेस्ट, टच, टू द कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजिबल, indestructible and invisible atom that combines in specific ways to create everything we see. ये इंटेलेक्चुअल जर्नी कमाल की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब भारत में रसायन विज्ञान पर चर्चा करते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे प्राचीन भारत में केमिस्ट्री के विकास की एक बहुत ही
दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं। हम्म, और ये कोई लैब में टेस्ट ट्यूब्स वाली केमिस्ट्री नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है जो जरूरत से पैदा हुई। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि केमिस्ट्री को तब कई नामों से जाना जाता था। रसायन शास्त्र, रसतंत्र, रसविद्या। रस विद्या। हाँ, इन सब में कॉमन शब्द है रस, जिसका मतलब है लिक्विड। तो एसेंशियली ये साइंस ऑफ लिक्विड्स थी। इससे पता चलता है कि शुरुआती काम लिक्विड्स और सॉल्यूशंस पर कितना फोकस था। अच्छा। और जो केमिस्ट होते थे उन्हें रसज्ञा कहते थे, यानी जिससे रसों का ज्ञान हो। रसज्ञ। हाँ, ये दिखाता है कि ये एक एस्टैब्लिश्ड फील्ड थी जिसकी अपनी टर्मिनोलॉजी थी, अपने एक्सपर्ट्स थे। फिर फिलोसॉफिकल था या इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी थे? तो एप्लीकेशंस ही एप्लीकेशंस थे। हमारे शोध बताते हैं कि इसका इस्तेमाल डाइज और पिगमेंट्स बनाने में होता था, जिससे कपड़े रंगे जाते थे। राइट। गन्ने से चीनी निकालने की प्रक्रिया, वो भी केमिस्ट्री है। और फिर बड़े स्केल पर कागज बनाना, बारूद तैयार करना, यहाँ तक कि तोपे ढालना, ये सब एडवांस्ड केमिकल प्रोसेसेस थे। ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन सा था? कहाँ से शुरुआत हुई? सबसे बड़ा और शायद सबसे प्रभावशाली क्षेत्र था मेटलर्जी, यानी धातु विज्ञान। मेटलर्जी। स्रोतों के हिसाब से भारत में इसकी जड़ें ब्रॉन्ज एज तक जाती हैं। जरा सोचिए, उस समय के इंसान के लिए जमीन से पत्थर निकालकर उसे गर्म करके धातु में बदलना कितना बड़ा लीप रहा होगा। ये तो किसी जादू से कम नहीं था होगा उस जमाने में। बिल्कुल। सही बात है। आज हम स्टील और आयरन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन उस वक्त पत्थर और लकड़ी की दुनिया से धातुओं की दुनिया में आना एक फंडामेंटल शिफ्ट था। इसने सब कुछ बदल दिया होगा, खेती के औजार, बर्तन और सबसे जरूरी हथियार। हाँ, हथियार। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ एक लोकल डेवलपमेंट नहीं था। समाज ब्रॉन्ज एज से आयरन एज में मेटलर्जी की वजह से ही जा पाया। स्रोत इस बात का भी जिक्र करते हैं कि शायद ये आइडिया मेसोपोटामिया से आया हो, जो उस समय के ग्लोबल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज को दिखाता है। अच्छा, तो ये आइसोलेटेड नहीं था? नहीं, ये कोई आइसोलेटेड जीनियस का काम नहीं था। फारसी सेना में भारतीय सैनिक लोहे की नोक वाले तीर कमान इस्तेमाल करते थे, जो दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड और एक्सपोर्टेबल थी। और इस टेक्नोलॉजी का एक सबूत तो आज भी दिल्ली में सबके सामने खड़ा है, मेहरौली का लौह स्तंभ। आयरन पिलर। मैंने इसे देखा है और ये दिमाग घुमा देने वाली चीज है। 1600 साल से ज्यादा हो गए दिल्ली की धूप, बारिश, पोल्यूशन सब झेल रहा है और उस पर आज तक ढंग से जंग नहीं लगा। हमारी तो गाड़ियां कुछ सालों में गलने लगती हैं। ये आज भी मॉडर्न मेटलर्जिस्ट के लिए एक पहेली है, लेकिन अब हम थोड़ा बहुत समझते हैं। कैसे? क्या पता चला है? एनालिसिस से पता चला है कि इस लोहे में फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा है। फास्फोरस? हाँ, इस फास्फोरस ने लोहे के ऊपर एक बहुत ही पतली, अदृश्य, पानी से बचाने वाली प्रोटेक्टिव लेयर बना दी है, जिसे पैसिव प्रोटेक्टिव फिल्म कहते हैं। वाओ! ये तिनकाऊ नहीं हो सकता। ये दिखाता है कि उन्हें सिर्फ धातु निकालना नहीं, बल्कि उसे डिजाइन करना भी आता था। मतलब वो जानते थे कि अयस्क में क्या मिलाने से एक रस्ट प्रूफ एलॉय बनेगा। प्रिसाइजली। ये एक एक्सीडेंट नहीं, बल्कि डेलिबरेट इंजीनियरिंग थी। और ये कोई इकलौता उदाहरण तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। बिहार के सुल्तानगंज से मिली गौतम बुद्ध की तांबे की मूर्ति भी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा। ये भी सदियों तक जमीन के नीचे दबी रही, और जब मिली तो उसकी चमक वैसी की वैसी थी। कमाल है। ये दिखाता है कि ये ज्ञान सिर्फ लोहे तक सीमित नहीं था, बल्कि अलग-अलग धातुओं और उनके एलॉयज की गहरी समझ थी। ये सिर्फ धातु निकालना नहीं था, बल्कि उसे टिकाऊ बनाना भी था। ओके, तो मेटलर्जी से आगे बढ़कर अब एक बहुत ही मजेदार और रहस्यमयी किरदार का जिक्र आता है, नागार्जुन। नागार्जुन। 931 ईस्वी में गुजरात में जन्मे वो एक प्रसिद्ध एल्केमिस्ट थे। एल्केमिस्ट मतलब एक ऐसे वैज्ञानिक जो साधारण धातुओं को सोने जैसी कीमती चीजों में बदलने की कला पर काम करते थे। ये सुनने में तो बिल्कुल जादू टोना लगता है। हाँ, सतह पर तो ये जादू ही लगता है, लेकिन एल्केमी सिर्फ सोना बनाने की सनक नहीं थी। तो फिर क्या था? इसके पीछे एक गहरी फिलॉसफी थी कि हर पदार्थ को उसकी सबसे शुद्ध और परफेक्ट फॉर्म में लाया जा सकता है। अच्छा। सोना सबसे परफेक्ट धातु मानी जाती थी, इसलिए वो लक्ष्य था। नागार्जुन ने एक किताब लिखी, रस रत्नाकर। ये किताब देवताओं और उनके बीच एक संवाद के रूप में है, जो ज्ञान को एक डिवाइन कॉन्वर्सेशन की तरह पेश करती है। इंटरेस्टिंग। इसमें मुख्य रूप से लिक्विड्स, खासकर पारे यानी मर्क्यूरी को प्रोसेस करने के तरीके बताए गए हैं। पारा क्यों? मर्क्यूरी में ऐसा क्या खास था? अल्केमिस्ट के लिए
पारा एक जादुई पदार्थ था। ये एकमात्र धातु है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। राइट। उन्हें लगता था कि पारा सभी धातुओं का मतलब एक तरह से मूल तत्व है। द सोर्स एलिमेंट। एग्जैक्टली, हाँ, सोर्स एलिमेंट। उन्हें लगता था कि अगर पारे को सही से पकाया या शुद्ध किया जाए तो उससे कोई भी धातु बनाई जा सकती है, सोना भी। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सच में सोना बना पाए थे? क्या उन्होंने ये कोड क्रैक कर लिया था? स्रोत के अनुसार असली सोना तो नहीं, अच्छा। लेकिन उनका तरीका एक ऐसी धातु बनाने में कामयाब रहा जिसकी चमक बिल्कुल सोने जैसी थी। अरे, मतलब हजारों साल पहले भी इमिटेशन का बाजार था। बिल्कुल। ये तो एल्केमी का एक बहुत ही कमर्शियल एंगल है। ये एक तरह से उस जमाने का वैल्यू एडिशन था, जहां सस्ती धातु को प्रोसेस करके महंगा दिखाया जा सका। प्रिसाइसली। ये साइंस और कॉमर्स का संगम था। इसके अलावा नागार्जुन ने सिर्फ सोना बनाने की कोशिश नहीं की। उनका एक और बड़ा लक्ष्य था अमृत या एलिक्सर ऑफ लाइफ बनाना। एक ऐसी दवा जो इंसान को अमर कर दे। हाँ, और इसके लिए वो सिर्फ मिनरल्स और अल्कलाइज ही नहीं बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों से मिली चीजों का भी इस्तेमाल करते थे। ये दिखाता है कि उनका अप्रोच कितना होलिस्टिक था। तो वो सिर्फ एक एल्केमिस्ट नहीं थे? बिल्कुल नहीं। उनका काम सिर्फ एल्केमी तक सीमित नहीं था। उन्होंने उत्तर तंत्र भी लिखा, जो आयुर्वेद के महान ग्रंथ सुश्रुत संहिता का एक सप्लीमेंट है। अच्छा, तो मेडिसिन में भी थे? हाँ, इसमें दवाइयां बनाने के तरीके हैं। बाद में उनकी रुचि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेडिसिन में बढ़ गई और उन्होंने आयुर्वेद पर भी 4 ग्रंथ लिखे। मतलब एक मल्टी डिसिप्लिनरी जीनियस थे। बिल्कुल। और स्रोत ये भी बताते हैं कि धातुओं को बदलने का ये विचार अरबों ने भारतीय किताबों से ही लिया हो सकता है, जो फिर से ज्ञान के ग्लोबल एक्सचेंज को दिखाता है। तो हमने देखा कि कैसे जमीन से निकली धातुओं और पौधों से रसायन बनाए गए, लेकिन कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी थे जो सिर्फ ये नहीं देख रहे थे कि जमीन से क्या निकाला जा सकता है, बल्कि ये भी समझ रहे थे कि जमीन के अंदर क्या है। सही पॉइंट। यहीं पर वराह मिहिर का काम सामने आता है। हाँ, वराह मिहिर एक अलग ही लीग में थे। गुप्त काल में विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक। 9 रत्नों में से? वो एक एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन और जियोलॉजिस्ट सब कुछ थे। उनकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक होती थीं कि राजा ने उन्हें वराह की उपाधि दी थी। और जहां तक केमिस्ट्री और जियोलॉजी की बात है, उनकी पानी खोजने की तकनीक तो कमाल की है। हाँ। उन्होंने दावा किया कि दीमक की मौजूदगी से पता चल सकता है कि जमीन के नीचे पानी है। आज हम इसे इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, उस जमाने में ये किसी चमत्कार से कम नहीं रहा होगा। ये पूरी तरह से इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन पर आधारित था। उनका तर्क था कि दीमक को जिंदा रहने के लिए नमी चाहिए। हाँ, सही बात है। और वो अपनी बाम्बी बनाने के लिए बहुत गहराई से मिट्टी और पानी ऊपर लाती है। हाँ। तो जहां दीमक की बाम्बी है, वहां नीचे पानी का स्रोत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ये तो प्योर लॉजिक है, कोई अंधविश्वास नहीं। बिल्कुल। ये तो कमाल है। उन्होंने सिर्फ दीमक ही नहीं, ऐसे 6 जानवरों और 36 पौधों की एक सूची दी थी जो पानी की मौजूदगी का संकेत दे सकते थे। एक तरह से नेचर को रीड करने की गाइड थी। हाँ, आज के जियोलॉजिस्ट के लिए भी एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट हो सकता है। और सिर्फ पानी ही नहीं, उन्होंने भूकंप पर भी काम किया। उन्होंने बृहन संहिता नामक अपनी पुस्तक में अर्थ क्लाउड थ्योरी दी। अर्थ क्लाउड थ्योरी? हाँ, उन्होंने भूकंप को पौधों के असामान्य व्यवहार, जानवरों का अजीब बर्ताव, भूमिगत जल के स्तर में बदलाव, समुद्र के नीचे की गतिविधियों और आसमान में अजीब बादल बनने जैसी घटनाओं से जुड़ा। ये अर्थ क्लाउड थ्योरी है क्या? मतलब क्या कॉन्सेप्ट है? ये एक तरह से ये कह रही थी कि जमीन के नीचे भी बादलों की तरह गैसें या ऊर्जा जमा होती है, और जब वो अचानक निकलती है तो जमीन कांप उठती है। अच्छा। ये आज की प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी से अलग है, लेकिन ये सोचना कि वो पृथ्वी को एक डायनामिक और इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह देख रहे थे, अपने आप में कमाल है। वो हर चीज को जोड़कर देख रहे थे, जमीन, आसमान, जानवर, पौधे, सब कुछ। एग्जैक्टली। तो एंशिएंट पीरियड के बाद मिडीवल पीरियड, मिडीवल काल में केमिस्ट्री कैसे बदली? क्या टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी? हाँ, मध्ययुगीन काल में एप्लीकेशंस और ज्यादा डाइवर्स हो गए। एक बहुत बड़ा बदलाव था कागज का इस्तेमाल। पेपर। प्राचीन साहित्य ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, जो टिकाऊ नहीं होते थे। मध्ययुगीन काल में भारत में कागज बनाने की टेक्निक परफेक्टेड हुई। कहाँ कहाँ? कश्मीर, पटना, मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद, ये सब कागज बनाने के बड़े बड़े केंद्र बन गए। कागज बनाना भी तो एक केमिकल प्रोसेस ही है। बिल्कुल। इसमें सेलुलोज फाइबर्स को पानी में घोलकर फिर उसे सुखाकर एक शीट बनाई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि पूरे देश में कागज बनाने की प्रक्रिया लगभग एक जैसी थी। मतलब टेक्नोलॉजी का एक तरह से स्टैंडर्डाइजेशन हो गया था। हाँ, और कागज ने ज्ञान को प्रिजर्व करना और फैलाना बहुत आसान बना दिया।
ये उस जमाने का इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन था। और फिर मुगलों के आने के साथ एक और विस्फोटक बदलाव आया, बारूद का निर्माण। हाँ, गन पाउडर। ये केमिस्ट्री का मिलिट्री एप्लीकेशन था जिसने युद्ध का तरीका ही बदल दिया। इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता था? स्रोत बताते हैं कि 3 मुख्य चीजें इस्तेमाल होती थी: शोरा यानी सॉल्टपीटर, गंधक यानी सल्फर और कोयला, चारकोल। और ये मिश्रण बहुत सोच समझ कर बनाया गया था। इनका रोल क्या होता था? ये तीनों मिलकर धमाका कैसे करते थे? बहुत सिंपल साइंस है। शोरा यानी पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीजन देता है, जिससे आग तेजी से जलती है। क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। एग्जैक्टली। गंधक, सल्फर का इग्निशन पॉइंट बहुत लो होता है, तो वो आग पकड़ने में मदद करता है। और कोयला, चारकोल, जलने के लिए फ्यूल का काम करता है। तो इन तीनों का सही अनुपात ही एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन पैदा करता है। हाँ, तुजुके बाबरी में तोपों को ढालने और बारूद बनाने का स्पष्ट जिक्र है। मतलब तलवारों और भालों की लड़ाई खत्म, अब लड़ाई दूरी से, टेक्नोलॉजी से लड़ी जाने लगी। केमिस्ट्री ने बैटलफील्ड्स का नक्शा ही बदल दिया। एग्जैक्टली। और मिलिट्री एप्लीकेशन से हटकर केमिस्ट्री का एक बहुत ही खुशबूदार और रिफाइंड एप्लीकेशन भी डेवलप हुआ: इत्र। हाँ, ये मेरा फेवरेट हिस्सा है। आईने अकबरी में अकबर के परफ्यूम ऑफिस के नियमों का उल्लेख है। मतलब एक पूरा डिपार्टमेंट था जो सिर्फ खुशबू पर काम करता था। हाँ, और ये बहुत सोफिस्टिकेटेड केमिस्ट्री थी। फूलों और जड़ी बूटियों से खुशबू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिस्टिलेशन की प्रक्रिया का इस्तेमाल होता था। आसवन। हाँ, आसवन। और सबसे प्रसिद्ध खोज थी गुलाब का इत्र। कहानी यह है कि इसका श्रेय नूरजहां की मां को दिया जाता है। अच्छा। उन्होंने देखा कि जब गुलाब की पंखुड़ियों को गर्म पानी में डाला जाता है तो पानी की सतह पर तेल की एक पतली परत तैरने लगती है। उन्होंने उसे इकट्ठा किया और दुनिया की सबसे बेहतरीन खुशबुओं में से एक का जन्म हुआ। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि इतिहास की इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं, लड़ाइयों और सल्तनतों के बीच कोई बस गुलाब की पंखुड़ियों से दुनिया की सबसे खूबसूरत खुशबू खोज रहा था। ये विज्ञान को कितना मानवीय बना देता है। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान सिर्फ बड़ी बड़ी खोजों या युद्धों के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी चीजों जैसे खुशबू, स्वाद और रंगों में भी मौजूद है। तो मेटलर्जी से लेकर इत्र और भूविज्ञान तक ये सिर्फ कुछ झलकियां हैं। ये स्रोत हमें बताते हैं कि भारत में विज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि जीवन का एक सक्रिय हिस्सा था जो लगातार प्रयोग, जरूरत और अवलोकन से विकसित हो रहा था। और जो एक बात बार बार उभर कर आती है वो है ज्ञान का आदान प्रदान, अ कॉन्स्टेंट डायलॉग। हाँ, चाहे वो मेसोपोटामिया से मेटलर्जी का विचार हो, या अरबों द्वारा भारतीय किताबों से एल्कीमी के विचार लेना, या फिर चीन से बारूद की टेक्नोलॉजी का आना, ये एक वैश्विक वैज्ञानिक संवाद का हिस्सा था जिसमें भारत एक बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेंट था। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम भारत में जहाज निर्माण और नेविगेशन पर चर्चा करेंगे। जब हम प्राचीन भारत के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर मंदिर, शास्त्र और राजाओं की बात करते हैं, लेकिन समुद्री इतिहास ये एक बिल्कुल अलग ही दुनिया है। बिल्कुल। और इससे व्यापार तक ही सीमित नहीं था। ये हमारी संस्कृति में कितना गहरा है, इसका अंदाजा मुझे सत्यनारायण पूजा की कहानी से हुआ। लगभग हर घर में ये कथा होती है और उसमें एक व्यापारी तूफान में फंस जाता है। हाँ, ये कितनी आम बात थी उस जमाने में। बिल्कुल। और ये सिर्फ लोक कथाओं या कहानियों में नहीं है। हमारे संस्कृत और पाली साहित्य में जहाज बनाने और चलाने की गतिविधियों का जिक्र भरा पड़ा है। ये एक सुस्थापित डॉक्यूमेंटेड साइंस था। अच्छा, मतलब इसके बारे में बाकायदा लिखा गया है, जैसे कोई टेक्स्ट बुक? हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है युक्ति कल्पतरु। आप इसे उस जमाने की शिप बिल्डिंग की इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक समझ सकते हैं। इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक? वाओ! कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है, इसकी बारीक से बारीक जानकारी दी गई है। अच्छा। इससे पता चलता है कि हमारे बिल्डर्स को मटेरियल्स की कितनी गहरी समझ थी। यहाँ से बात सच में दिलचस्प हो जाती है। तो इस युक्ति कल्पतरु में किस तरह के जहाज़ों के बारे में बताया गया है? क्या कोई क्लासिफिकेशन था? हाँ, बहुत ही व्यवस्थित क्लासिफिकेशन था। मुख्य रूप से 2 वर्ग थे, सामान्य मतलब ऑर्डिनरी क्लास, ठीक है, और विशेष यानी स्पेशल क्लास। ओके। सामान्य वर्ग के जहाज समुद्री यात्रा के लिए होते थे। इसमें भी 2 प्रकार थे। 2 प्रकार? हाँ, एक था दीर्घ प्रकार जिसका हल लंबा और संकरा होता था। लंबा और संकरा। और दूसरा था उन्नत प्रकार जिसका हल ऊंचा होता था। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दीर्घ आज की स्पीड बोट जैसा होगा, तेज और पतला। हाँ, कह सकते हैं। और उन्नत एक बड़े कार्गो शिप जैसा, ऊंचा और मजबूत, जिसमें ज्यादा सामान या लोग आ सकें।
बहुत अच्छा एनालॉजी है। और क्लासिफिकेशन यही खत्म नहीं होता। अच्छा, और भी हैं? हाँ, जहाज पर कैबिन कहाँ बने हैं उसके आधार पर भी जहाज़ों को बांटा गया था, जो उनके पर्पस को दिखाता है। कैबिन की जगह से, ये तो बहुत स्पेसिफिक है। बिल्कुल। जैसे पहला था सर्व मंदिर। इन जहाज़ों में डेक के एक छोर से दूसरे छोर तक कैबिन होते थे। सोचिए, एक तरह का तैरता हुआ महल। वाह। इनका इस्तेमाल शाही यात्राओं और घोड़ों को ले जाने के लिए होता था। अच्छा, घोड़ों के लिए भी? फिर था मध्य मंदिर। इनके कैबिन डेक के बीच वाले हिस्से में होते थे। ये प्लेजर ट्रिप्स के लिए थे। समझिए आज की पार्टी यॉट। हाँ हाँ हाँ, पार्टी याट, ये बढ़िया है। और तीसरा था अग्र मंदिर। ये जहाज युद्ध के लिए इस्तेमाल होते थे। अग्र मंदिर, नाम से ही जाहिर है, अग्र मतलब आगे। हाँ, शायद आगे हथियार लगाने या सैनिकों को स्ट्रेटेजिक पोजीशन देने के लिए। वाह, मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाला कॉन्सेप्ट नहीं था। रॉयल ट्रांसपोर्ट, लेजर और वॉरफेयर सबके लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड डिजाइन थे। एग्जैक्टली। ये तो कमाल की अर्बन प्लानिंग जैसी लग रही है, बस पानी पर। अच्छा, तो जाहिर है इन सब पार्ट्स के टेक्निकल नाम भी होंगे। बिल्कुल। संस्कृत में हर हिस्से के लिए खास शब्द थे। कुछ उदाहरण देती हूँ। बताइए। जहाज का लंगर यानी एंकर था नवबंधन कीला, नवबंधन किला, मतलब नाव को बांधने वाली कील, कितना डिस्क्रिप्टिव है ना। और पाल यानी सेल को कहते थे वात वस्त्र, वात वस्त्र, यानी हवा का कपड़ा। कितना काव्यात्मक है। हवा का कपड़ा, वाओ, ये तो सच में पोएट्री है। और पतवार रडर को जेनीपात या कर्ण कहते थे। जहाज का कील जो उसका आधार होता था उसे नवतर कहते थे। नवतल। और सबसे फैसिनेटिंग है कंपास। कंपास। उसे कहते थे मत्स्ययंत्र। मच्छी यंत्र। फिश मशीन, ये क्या था? मतलब कोई मैकेनिकल फिश? हाँ, इसका आकार मछली जैसा होता था। ये शायद तेल में तैरती हुई एक मैग्नेटाइज्ड लोहे की मछली थी जो हमेशा उत्तर दिशा दिखाती थी। सच में? हाँ, ये एंशिएंट इंडिया का अपना जीपीएस था। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ जरूरत के लिए नहीं थी, उसमें एक कला भी थी। तो ये सब हमें क्या बताता है? ये सिर्फ जहाज बनाने की बात नहीं है, ये एक पूरी इकोसिस्टम की कहानी है। बिल्कुल। उन्नत विज्ञान, ऑर्गेनाइज ट्रेड और एक ऐसी संस्कृति जो समुद्र से डरती नहीं थी बल्कि उसे अपनाती थी। सही बात है। ठीक है, तो समुद्र से अब जमीन पर आते हैं। भारत के प्राचीन खेल और मार्शल आर्ट्स के बारे में भी कुछ दिलचस्प जानकारी है। हाँ, दो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण हैं। पहला है कलरीपयट्टू, अरे हाँ, ये तो केरल का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है, मैंने फिल्मों में देखा है। जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बोधि धर्म नाम के एक संत इसे चीन ले गए थे। चीन ले गए थे? हाँ, और आज हम जिन जूडो और कराटे को जानते हैं उनकी उत्पत्ति इसी कलरीपयट्टू से हुई है। एक मिनट, क्या मतलब जो कंग-फू कराटे हम चीन और जापान से जोड़ते हैं उसकी जड़ें केरल में है? बिल्कुल।
ये तो माइंड ब्लोइंग है। ये तो पूरा नैरेटिव ही बदल देता है। हाँ, ये ज्ञान के प्रवाह को दिखाता है जो भारत से दुनिया की ओर गया। ये एक कल्चरल एक्सपोर्ट था जिसकी लेगेसी आज भी जिंदा है। इनक्रेडिबल। और माइंड स्पोर्ट्स के बारे में क्या? मैंने सुना है कि शतरंज भी भारत की ही देन है। हाँ, इसका प्राचीन नाम चतुरंग था, जिसका अर्थ है 4 अंग। 4 अंग? यानी सेना के 4 हिस्से: पैदल सैनिक, घुड़सवार, हाथी और रथ। ओह, तो ये पूरा एक वॉर सिम्युलेशन था। हाँ, और इसे काउंटर्स और अक्ष यानी पासे के साथ खेला जाता था। पासे के साथ डाइस। हाँ, तो शुरुआत में इसमें स्किल के साथ साथ भाग्य का भी एलिमेंट था। अच्छा। इसका एक और नाम अष्टपद भी था, जिसका मतलब है 8 कदम, जो इसके 8 बाय 8 के बोर्ड को दर्शाता है। और इसका जिक्र तो महाभारत में भी है, कौरवों और पांडवों के बीच खेले गए खेल के रूप में। हाँ बिल्कुल, मतलब ये खेल हजारों सालों से हमारे महाकाव्यों और कहानियों के केंद्र में रहा है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, एक पूरी गाथा है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको भारतीय कला और संस्कृति बाय नितिन सिंघानिया के चैप्टर 16 साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू द एजेस पर हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। यूपीएससी विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।